जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैदराबाद के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अलग अलग स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वहां पर हमने बंगाल के बारे में पढ़ लिया था, राइट। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर के अंदर अवध के बारे में पढ़ लिया, जिसको हम वर्तमान में लखनऊ कहते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों हैदराबाद के बारे में। ठीक है, आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आपको पता है, हम क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनल स्टेट्स पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने देखा था कि 3 टाइप के राज्य थे, सक्सेसर स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे और रेबल स्टेट्स थे। हम सक्सेसर स्टेट्स पढ़ रहे हैं, इसमें हमने बंगाल पढ़ लिया, अवध पढ़ लिया, और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हैदराबाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो हैदराबाद किंगडम, देखिए वीडियो ये ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा सा टॉपिक है हैदराबाद के बारे में। मेनली हैदराबाद की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर हमें निजाम उल मुल्क के बारे में जानना होता है। निजाम उल मुल्क, ठीक है, पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द ही घूमेगी। निजाम उल मुल्क, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं तो वहां पर लेटर मुगल्स में हमने एक बंदा पढ़ा था, मोहम्मद शाह, याद है? मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहा जाता था, राइट। वहां पर आपने निजाम उल मुल्क का नाम सुना होगा। बिल्कुल ये वही निजाम उल मुल्क है। ठीक है, तो इनके बारे में बात करें तो भाई इन्होंने हैदराबाद की स्थापना की, राइट। इन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी। कब की थी? 1724 में की थी। निजाम उल मुल्क आसफ झा। आसफ झा बेसिकली इनको उपाधि दी गई थी जब नादिर शाह ने भारत पे हमला किया था। ठीक है, तो वैसे इनका नाम है निजाम उल मुल्क, और इनको जो है चिन कुलिज खान भी बोलते हैं। चिन कुलिज खान, ये इनका बचपन का नाम है। ठीक है, निजाम उल मुल्क का बचपन का नाम क्या है? चिन कुलिज खान। और आसफ झा को क्या मिली थी? उपाधि मिली थी। और हैदराबाद की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1724 में की थी। अच्छा, इनको हैदराबाद का सूबेदार बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद शाह के द्वारा। मोहम्मद शाह कौन था? मोहम्मद शाह एक मुगल शासक था, याद होगा। मोहम्मद शाह एक मुगल शासक था जो कि 1719 से 1748 के बीच में गद्दी पर बैठा है। ठीक है, और इन्होंने मोहम्मद शाह के टाइम पे एज ए वजीर भी काम किया है। वजीर मतलब प्रधानमंत्री, याद है? मुगल जो है अपने प्रधानमंत्री को क्या बोलते थे? वजीर बोलते थे। तो यह ध्यान रखिएगा, इनको जो है हैदराबाद का सूबेदार बनाया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा। अच्छा, इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया, वजीर के रूप में भी काम किया मोहम्मद शाह के। कब से कब तक किया? 1722 से 1724 के बीच में किया था। अच्छा, निजाम उल मुल्क से पहले भी एक यहाँ पे शासक हुआ करता था, ठीक है, जिसका नाम था मुबारक खान। क्या नाम था? मुबारक खान। ये नाम में ध्यान रखिएगा। निजाम उल मुल्क से पहले जो बंदा बैठा था, जो राजपाट संभाल रहा था, उसका नाम था मुबारक खान। लेकिन 1723 में मुबारक खान को निजाम उल मुल्क ने हरा दिया, इसको मार दिया। उसके बाद फिर गद्दी पे कौन बैठा था? निजाम उल मुल्क। किसकी परमिशन से? मोहम्मद शाह की परमिशन से। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और मैंने अभी आपको बताया कि मुबारक खान को हरा दिया था, और वो युद्ध कौन सा था? बैटल ऑफ शक्करखेड़ा। शक्करखेड़ा का जो युद्ध था, शक्करखेड़ा का युद्ध जो कि हुआ था 1724 में। इसमें एक तरफ था मुबारक खान जो कि पहले से गद्दी पे बैठा हुआ था, एक तरफ थे निजाम उल मुल्क, ये आप इनका फोटो देख सकते हैं। और इस युद्ध में जीता कौन? निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क जो है इसमें जीत गए, और यहीं से इन्होंने कहना एक नए डायनेस्टी, एक नए वंश की स्थापना की, जिसका हम बोल सकते हैं आसिफ जाही। आसिफ झा इनको टाइटल दिया गया, और उसी के नाम पे इन्होंने क्या किया? वंश का नाम रख दिया आसिफ झाई। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ शक्करखेड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो निजाम उल मुल्क था, इसने सैयद ब्रदर्स को मारने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। सैयद ब्रदर्स, जब हम साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि इन्होंने तुरानी और जो ईरानी जो थे, वहां के जो नोबल्स थे, यानी कि वहां के जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे, ये सिंपल कुलीन मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि तुरानी और ईरानी ये लोग थे, और इनके वंशजों में जो अमीर लोग थे ना, अमीर लोग, उनकी सहायता से इन्होंने क्या किया था? जो सैयद ब्रदर्स थे, जो सैयद भाई थे, उनकी हत्या कर दी थी, राइट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी निजाम उल मुल्क के बारे में? ये हिंदू मुसलमानों में भेदभाव नहीं रखते थे। कैसे कह सकते हैं हम ये बात? भाई एक बंदा था, बंदे का नाम था पूर्ण चंद। क्या नाम था? बंदे का नाम था पूर्ण चंद। इन्होंने पूर्ण चंद को हैदराबाद का दीवान बना दिया था। दीवान, हम कई बार ये वर्ड पढ़ चुके। दीवान मतलब पैसे से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। तो यानी कि हैदराबाद जो साम्राज्य था, उसका सारे पैसा, उसका जितना भी पैसा था, उनके पैसे का लेखा जोखा कौन रखता था?
पूरन चंद रखता था। तो हैदराबाद का दीवान कौन था? पूरन चंद, जो कि हिंदू था। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि निजाम उल मुल्क जो है वो हिंदू और मुसलमानों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रखते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मध्यकालीन जो इतिहास है ना, जो मेडिवल हिस्ट्री है, वहां पर हम पढ़ते हैं मुगल वंश के बारे में। ठीक है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। अब भाई मुगल वंश के अंदर मुगलों ने एक प्रथा शुरू की थी, वो थी जागीरदारी। क्या थी? जागीरदारी प्रणाली। जागीरदारी प्रणाली, जागीरदारी सिस्टम। भाई ये आपको जानना है, जागीरदारी प्रणाली, जागीरदारी सिस्टम बेसिकली था क्या? देखो, इनका क्या था, मुगलों के दरबार में जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जो बड़े बड़े मंत्री थे ना, उनको सैलरी नहीं मिलती थी। मैं आपको जागीरदारी प्रणाली का एक बेसिक बता रहा हूं। ठीक है, तो उनको ना सैलरी नहीं मिलती थी। उनको क्या कहा गया कि भाई मान लो ये एक गांव है, ये एक गांव है, ये एक गांव है। ठीक है, तो बोले भाई साहब ये जो बंदा है ना, इसको ये गांव दे दिया। ठीक है, बोले कि भैया हम तेरे को सैलरी नहीं देंगे, तेरा काम है कि तू इस गांव से टैक्स ले, यहां के किसानों से टैक्स ले, जितनी तेरी सैलरी है उतना पैसा अपने पास रख, और बाकी कहां दे दे? ट्रेजरी में दे दे, जो हमारा खजांची है उसको दे दे। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि इसकी सैलरी 500 रुपए है। ठीक है, इस बंदे की सैलरी 500 रुपए है, इसने टैक्स वसूला 1200 रुपए। तो 1200 में से 500 रुपए तो ये बंदा रख लेगा, और 700 रुपए किसको दे देगा? राजा को दे देगा, जो ट्रेजरी में जमा हो जाएगा पैसा। तो ये थी जागीरदारी प्रणाली, यानी कि सैलरी मत दो। ठीक है, इनको बोला गया जागीरदार, और गांव को बोला गया जागीर। समझ गए ना? तो क्या था, गांव को बोला जाता था वहां पे जागीर, और जो जागीर इनको बोला क्या बोलते थे? जागीरदार। तो जागीरदार का काम था कि जागीर से पैसा वसूलो, टैक्स वसूलो, उसका कुछ जो आपकी सैलरी है अपने पास रखो, और बाकी सारा ट्रेजरी में जमा करवा दो। अब बेसिकली क्या था कि ये जो निजाम उल मुल्क था, इसने भी अपने यहाँ पर जो है जागीरदारी प्रणाली ही शुरू की, बस उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया था, बस थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज किया, और बाकी सारा ऐसे ही चलने दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब फारुखशियर गद्दी पर बैठा था, फारुखशियर कब बैठा? 1717 में। ठीक है, तो फारुखशियर जब गद्दी पर बैठा था, तो फारुखशियर ने क्या किया था, जो चिन कुलिच खान था, यानी कि वही निजाम उल मुल्क था। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये ना, चिन कुलिच खान। तो निजाम उल मुल्क को दिल्ली बुलाया, और उनको उपाधि दी। कौन कौन सी? एक तो इनको नाम दिया निजाम उल मुल्क, एक इनको नाम दिया बहलोल फतेहगंज, और एक इनको नाम दिया खाने खानन। 3 नाम आपको याद रखना है निजाम उल मुल्क के। ठीक है, बचपन का नाम चिन कुलिच खान, अच्छा दूसरा नाम क्या था? निजाम उल मुल्क, दूसरा नाम क्या था? बहलोल फतेहगंज, नेक्स्ट क्या था? खाने खानन, खाने खानन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब नादिर शाह ने हमला किया भारत पर 1739 में, तो मोहम्मद शाह ने भी इनको दिल्ली में बुलाया था, और इनको एक उपाधि दी थी। कौन सी? आसिफ झा। कौन सी दी थी? आसिफ झा। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निजाम उल मुल्क के बारे में, इन्होंने एक किताब लिखी, इन्होंने एक बुक लिखी पर्शियन लैंग्वेज में, यानी कि फारसी भाषा में इन्होंने किताब लिखी, और उस किताब का नाम क्या था? शकीस। क्या नाम था? शकीस। तो कई अगर क्वेश्चन पूछ ले कि शकीस नाम की बुक, शकीस नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो जवाब क्या हो जाएगा जी? तो जवाब होगा निजाम खान या निजाम उल मुल्क। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब निजाम उल मुल्क की डेथ हुई ना, निजाम उल मुल्क की जब डेथ हुई, तो इनके यहां पर वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया कि अब गद्दी पे कौन बैठेगा। तो मेनली 2 दावेदार बने, एक तो निजाम उल मुल्क का बेटा नासिरगंज, ये निजाम उल मुल्क का बेटा था, और एक निजाम उल मुल्क का पोता जिसका नाम था मुजफ्फर जंग। यानी कि इन दोनों का आपस में युद्ध हो चुका है, यानी कि बाप बेटे का ही आपस में युद्ध हो रहा है। एक तरफ नासिर जंग था और एक तरफ मुजफ्फर जंग था। और कमाल की बात यह है कि एंड में कौन जीता? मुजफ्फर जंग एंड में जीता। और इसको ये ऐसे नहीं जीता, इसको हेल्प लेनी पड़ी। और इसने किसकी हेल्प ली थी? फ्रेंच आर्मी की। किसकी हेल्प ली इसने? तो फ्रेंच आर्मी ने इसकी क्या की थी? मदद की थी। और उसके बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा था? मुजफ्फर जंग बैठा था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, मुजफ्फर जंग वन द वॉर ऑफ सक्सेशन। मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसी सेना की सहायता से उत्तराधिकार का युद्ध जो है उसे जीत लिया। और इसके बाद जो है जब 18वीं शताब्दी जैसे जैसे खत्म होने वाली थी, उसके बाद कह सकते हो हैदराबाद के अंदर ना अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग बैकग्राउंड से जो है रियासतें जो है उन्होंने राजपाट किया, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद के अंदर हम बेसिकली निजाम उल मुल्क के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, निजाम उल मुल्क के बारे में ही जानते हैं। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही है। आई होप आप लोगों को हैदराबाद का इतिहास जो है अच्छे समझ में आ गया होगा।
ठीक है। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।